नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो बीता हफ्ता बाजार के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव से ज़्यादा वाला रह गया। बहुत कुछ इवेंटफुल रहा, लेकिन निवेशकों को लाल निशान ज़्यादा देखने को मिला और सांसें कभी ऊपर तो सांसें कभी नीचे। और ये फिर पूरा अर्निंग सीज़न भी है, उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है। तो इस हफ्ते से हम क्या टेक अवे लेंगे, अगले हफ्ते में किस तरीके से जाएंगे, साथ ही इस पूरे अर्निंग सीजन का क्या एक मोटी कहानी निकल कर आ रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और बाजार की आगे की चाल कैसी रह सकती है उसकी भी बात होगी। और जी हाँ, टॉपिक्स तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। और सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के एवीपी सिद्धार्थ खेमका जी और आनंद राठी के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च नरेंद्र सोलंकी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सिद्धार्थ जी, अगर इस हफ्ते की बात करूं तो बाजार ने काफ़ी लाल रंग देखा, बहुत उतार चढ़ाव गए, काफ़ी इवेंटफुल भी रहा। ओवरऑल आपके लिए ये हफ्ता क्या एक टेक अवे देके जा रहा है? जी शुक्रिया विपिन जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आप देखें तो मार्केट में उतार चढ़ाव बना, काफी वोलेटिलिटी थी ग्लोबली। बड़े इवेंट्स हुए जहां पर यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आउटकम आया और जो थोड़ा एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी था, अब वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्लियर मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो उसको लेकर भी थोड़ी उत्साह है इंडियन इन्वेस्टर्स में। कुछ सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट लिंक सेक्टर्स हैं, वहाँ उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ट्रम्प जी का जो एक पॉलिसी है वो अगेंस्ट चाइना रहेगा, ऐसा एक अनुमान है, जिसकी वजह से चाइना प्लस वन जो एक थीम है वो प्ले आउट करे। प्लस जो वो कॉर्पोरेट टैक्स कट करने की बात कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग बढ़े, उससे एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी हमें लगता है कि एक आईटी सेक्टर को मिले। तो ये दो तीन जो पॉजिटिव्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि यूएस फेड ने रेट कट किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट किया। तो ये ग्लोबल इवेंट्स था। अगर आप बैक होम अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रिजल्ट्स नतीजे उतने बेटर नहीं आ रहे हैं, और जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है वो है कंसिस्टेंट एफआई सेलिंग। अक्टूबर में तो हमने देखा ही, नवंबर में भी ये अभी तक कंटिन्यूअस रिलेंटलेस एफआई सेलिंग चल रही है, बरकरार है, जो मार्केट को प्रेशर में डाल रही है। तो आगे चलकर यही लग रहा है कि थोड़ा जो ग्लोबल फैक्टर्स है थोड़ा मिक्स्ड रहेगा, और डोमेस्टिक में लास्ट लेग ऑफ जो अगले हफ्ते लास्ट लेग ऑफ Q2 नतीजे आएंगे, उसे मार्केट पे फोकस करेगा। और थोड़ा बहुत अगर बिकवाली अगर एफआई से कंटिन्यू रहे तो मार्केट थोड़ा और सबड्यूड रहने की एक्सपेक्टेशंस है। राइट। नरेंद्र साहब, आपका क्या टेक होगा? ये हफ्ता तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी थी इसके अंदर, लेकिन अगर हम Q2 के रिजल्ट सीज़न की बात करें तो वहाँ पर भी, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने भी कहा, कि बहुत ऐसा रोज़ी पिक्चर तो नहीं है हमारे सामने। कुछ चिंताएं इनफैक्ट उभर रही हैं। वीक एफएमसीजी डिमांड साफ साफ दिख रही है, खासतौर पे अर्बन कंजम्पशन के इश्यूज़ हैं। आईटी के अपनी कुछ चीज़ें हैं। बैंकिंग में प्रॉफिट इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक एसेट क्वालिटी को लेकर वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूरी तरह शायद एश्योर ना होने दें, पूरी तरह से वो आराम से राहत वाली सांस ना लेने दें। कैसे देख रहे हैं आप? जी डेफिनेटली। जो अभी तक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 42 कंपनीज के निफ्टी के रिजल्ट आ चुके हैं, तो जो लगभग होंगे ऑलमोस्ट 85-90% रिजल्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स में काफी डिसअपॉइंट किया है मार्केट्स को। जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से नहीं आए हैं। इवन अगर आप एफएमसीजी कंजम्पशन की बात करें तो कहीं कहीं पे हमें वॉल्यूम ग्रोथ भी उत्साहजनक नहीं दिखी है, और खासकर अर्बन स्पेस में एक सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आया है। बहुत दोनों कंज्यूमर एज वेल एज ऑटो सेगमेंट में भी अगर बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी चिंता है। लेकिन जिस हिसाब से अगर आप फास्ट मूविंग डेटा देखेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग में हल्का सा हमें आईआईबी में दिखा, लेकिन पीएमआई में वापस थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा मिक्स सिग्नल्स है, और नेक्स्ट वीक मार्केट स्टेबलाइज होना चाहिए। एफआईएस का फ्लो डेफिनेटली नेगेटिव ही रहा है, इवन नवंबर में भी, इस मंथ भी। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हुई है अक्टूबर के मुकाबले। तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है मेजर डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट्स में, बिकॉज सारे रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं तो अब कोई बचा नहीं है। और जो बाहर का भी जो एक बड़ा इवेंट था वो भी निकल पास ऑन हो चुका है। और नेक्स्ट वीक कुछ डेटा स्पेसिफिक भी नहीं है, सिर्फ यूएस का सीपीआई का डेटा आने वाला है, वो थोड़ी सी नजर रहेगी ट्यूसडे या वेडनेसडे को। तो मार्केट स्टेबलाइज होना चाहिए नेक्स्ट वीक।
हम्म। तो सिद्धार्थ जी, यहाँ से अगर हम देखें तो एक बड़ा इवेंट जो आगे दिखता है वो बजट ही होगा, लेकिन थोड़ा अभी दूरी पर है। मीनवाइल ये जो 1-2 महीने हैं, उसमें किस तरीके का बाजार, अब एफआईआई कंसर्न अपनी जगह है, फिर ईयर एंड भी आएगा, उसमें फिर एक अलग तरीके का रुख होता है एफआईआई का, बहुत कुछ वहाँ से निर्भर करता है। एंड जो पूरा वर्ल्ड सिनेरियो है, पूरा ग्लोबल सिनेरियो है, वो भी आप सर्टेन नहीं हो सकते किसी चीज़ को लेके, कब कौन सी चीज़ किधर मुड़ जाए। तो ऐसे में जो अभी बाजार ने ट्रेंड्स दिखाएं, क्या यही थोड़ा कॉशियस ट्रेंड रहेगा, या फिर आप कुछ ज़्यादा अलग चीज़ देख रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल विपिन जी, देखिए दो तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा, और इस अर्निंग सीजन में क्लियरली हमें एक चीज जो निकल कर आ रही है कि जहां जहां अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है, वहां पर मार्केट फोकस अगर आप करिएगा तो आपको रिटर्न्स आने की उम्मीदें हैं। मार्केट ने रिवॉर्ड किया उन सभी कंपनीज को, सेक्टर्स को जहां अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। और एक दूसरा एक फोकस एरिया है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स है। वहां पर अगेन हमने देखा कि थोड़ा सा कम वोलेटिलिटी है, थोड़ा सा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो ये दो लर्निंग्स हैं जिसको लेकर हम अगले 2 महीने अगर आप सोचे तो वो हम अपने इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि फोकस करिए जहां रिजल्ट स्ट्रांग आ रहे हैं, और थोड़ा डोमेस्टिक सेक्टर फोकस्ड वहां रहे। तीसरा एक चीज है जो अब ऑलमोस्ट दिवाली जा चुकी है, जो फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है। अब यहाँ से जो एक शुरू होता है ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन, वो एक उसको लेकर थोड़ी उत्साह है कि कुछ वेडिंग्स को लेकर कुछ सेक्टर्स हैं वहां ग्रोथ आए। तो ये एक तीसरा स्पेस है जहां पर हम फोकस कर सकते हैं। तो सही बात है, जो जनवरी में हम थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट और सेंटिमेंट्स चेंज देखेंगे। Q2 Q3 के नतीजे आने स्टार्ट होंगे यूएस में। जो नए साल के बजट्स है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स का हो, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। नए प्रेसिडेंट वहां पर फॉर्म होंगे, तो वो बहुत एक बड़ा एक्साइटमेंट पीरियड आएगा जैन में। और बजट को लेकर थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट आएगा। H1 जो था, जहां पर बिकॉज इलेक्शंस थे और उसके आउटकम थे, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशाजनक रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि आगे चलकर बजट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े, जिससे कि इकोनॉमी कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर स्पेसेस हैं जहां पर उनको बेनिफिट हो। तो कॉशियस व्यू रहेगा, लेकिन बहुत ही सेक्टरल और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर चलेंगे अगले 2 महीने के लिए। राइट। तो स्टॉक्स की तो अभी हम बात करेंगे सेक्टर वाइज। नरेंद्र साहब, तो इस पूरे सिनेरियो में कुछ ऐसे मोटे सेक्टर्स जो आपको नजर आते हो कि भाई यहाँ आप नजर रख सकते हैं? जी डेफिनेटली, जैसे भी बात हुई तो हमारा फोकस रहना चाहिए जो डोमेस्टिक इकोनॉमी बेस्ड जितने भी सेक्टर्स है वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहेगी, और काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्लस जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो थी, जो बीच में थोड़ा सा हल्का सा लैग बिहाइंड होता हुआ दिखा था, लेकिन वो वापस से पिकअप डेफिनेटली करना चाहिए। और जो भी थोड़ा सा और अगर अपन ध्यान दे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो डेफिनेटली पिकअप होगी। खास तौर की अब जो सेकंड हाफ है हमारा, उसमें काफी तेज पकड़ना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे स्पेंडिंग कम हुई है, तो वहाँ पे डेफिनेटली हम देख सकते हैं। तो जितने भी जो डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर्स हैं, इवन जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी जोर पकड़ता हमें दिखेगा, बिकॉज अभी तक जितनी भी कैपेसिटीज इंस्टॉल हुई है या जितने भी प्लान्स बने हैं, उनका जो एग्जीक्यूशन है वो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो वहाँ पे भी काफी सारी अपने को वहाँ पे निवेश करने के मौके बिल्कुल दिखेंगे। तो ये सारे जो जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। राइट। चलिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो अब यहाँ, क्योंकि बाजार ने एक तरह का टर्न अराउंड दिखाया है, यहाँ पर एक तरीके की अलग चाल दिखाई, तो समझना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ से चीज़ें कैसी जाएंगी, और इस बीच काफ़ी कुछ घट रहा है, आगे भी कुछ इवेंट्स हैं, तो कहाँ आपको फोकस रखना है। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, टॉप पिक्स पर आते हैं जिसका आपको इंतजार रहता है। सिद्धार्थ साहब, आपका पहला टॉप पिक आज क्या है? जी विपिन जी, जो सबसे पहला पिक है वो लार्ज कैप स्पेस में बैंकिंग सेक्टर में है। देखिए बैंकिंग जो अपने इकोनॉमी से क्लोजली लिंक्ड है, थोड़ी वेरिड नंबर्स आए हैं। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक ने वो बहुत एक बेहतरीन नंबर दिया है, कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। तो जो हमारा रिकमेंडेशन है वो बाय है, और टारगेट प्राइस 1500 का है। Q2 में देखें तो नेट प्रॉफिट में 14% ग्रोथ देखा हमने, जो कि अनुमान से काफी बेटर था। कंट्रोल प्रोविजंस थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम आए, जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ। एसेट क्वालिटी में हमने देखा कि इंप्रूवमेंट है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। और निम्स जो है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं बैंक्स के, वहां पे देखा आईसीआईसीआई बैंक में स्टेडी रह रहे हैं। और H2 में निम्स जो है वो स्टेडी रहेंगे। इस एनवायरमेंट अगर आप देखें बैंकिंग स्पेस में, तो
बाकी कंपनीज में थोड़े से नतीजे वीक आ रहे हैं, निम्स थोड़े से कंप्रेशन हो रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ काफी बेटर थे, 15.7%, ऑलमोस्ट 16% डिपॉजिट ग्रोथ। पिछले कुछ क्वार्टर में हमने देखा कि कैसे लार्ज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कंसर्न था, तो यहाँ पर भी आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। आगे चलकर हमें लगता है कि नेट प्रॉफिट में एक स्टेडी 12% अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगा अगले 2 सालों में। रिटर्न रेशियोज काफी बेटर इंप्रूव होंगे, 2.2% आरओए, 17.4% आरओईज हमें FY26 में जाकर दिखता है। तो यही सबको लेकर हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एक वो हाई कन्विक्शन लार्ज कैप आइडिया है जहां पे निवेश करना चाहिए अगले 1 साल के लिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1500। चलिए, तो सिद्धार्थ जी का पहला चॉइस, पहली पिक जो है आईसीआईसीआई बैंक है और वो आपको टारगेट्स दे रहे हैं 1500 रुपीज़ के। राइट नरेंद्र साहब, आपका पहला टॉपिक। जी, हमारा जो पहला टॉपिक है वो लार्ज कैप स्पेस से है। कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। और अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, चाहे वो कार्स हो, चाहे ट्रैक्टर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, फार्म इक्विपमेंट हो, और काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। और यही एक कंपनी है जिसने अक्टूबर में काफी अच्छा ऑटो सेल्स के नंबर पोस्ट किए थे। और फिलहाल जो नंबर सेकंड और नंबर थर्ड की पोजीशन है वहां पे काफी इंटरेस्टिंग फाइट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और जो Q2 के नतीजे की अगर बात करें तो वहां पे भी अगर आप देखें तो यही एक कंपनी जिन्होंने गाइडेंस अपनी ट्रैक्टर सेल्स की बढ़ाई है, जो कि 6 से 7% की बढ़ाई है। और जो कैपेसिटी एडिशन 5000 यूनिट्स पर मंथ कंपनी करने जा रही है नेक्स्ट ईयर से, वो भी काफी बेहतरीन है। और इसी महीने कंपनी 2 न्यू ईवीज मॉडल लॉन्च करेगी जो कि अवेलेबल होंगे कैलेंडर ईयर 25 से। तो काफी बेहतरीन न्यू लॉन्चेस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी कंपनी के प्लान है। तो डेफिनेटली जो ग्रोथ जो मोमेंटम है वो कंपनी बरकरार रखती हुई दिखाई दे रही है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। तो इसमें आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चल सकते हैं। और हमारा जो टारगेट प्राइस इसके अंदर है वो 3250 रुपीज का है। चलिए, तो नरेंद्र साहब का पहला जो पिक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर आप इसकी खरीदारी करके चल सकते हैं। का लॉन्ग टर्म व्यू है और टारगेट दे रहे हैं आपको 3250 रुपए के। चलिए, अब फटाफट दूसरे पिक की तरफ चलते हैं। सिद्धार्थ साहब, आपका सेकंड पिक क्या होगा फॉर द वीक? विपिन जी, सेकंड जो सेक्टर और स्टॉक है वो आईटी सेक्टर से है, आईटी मिड कैप स्पेस में, वो है कोफॉर्ज। हमारा रिकमेंडेशन बाय है, टारगेट प्राइस 10,000 का है। कोफोर्ज ने काफी अच्छा क्वार्टर रिपोर्ट किया, जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 6.3% था क्यू ऑन क्यू यूएसडी टर्म्स में। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखा हमने, चाहे वो बीएफएस सेगमेंट से हो, इंश्योरेंस, ट्रैवल, अक्रॉस सेगमेंट्स उनको ग्रोथ देखने को मिला। ऑर्डर इनटेक काफी हेल्दी था, 43% सीक्वेंशियली ऑर्डर इनफ्लो बढ़े। तो हमें लगता है कि जो ऑर्गेनिक बिजनेस है कोफोज का वो काफी अच्छे शेप में है। एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि जो FY25 का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है कंपनी वो मीट कर सकेगी। कंपनी का प्रेजेंस हाई ग्रोथ वर्टिकल्स में है जहां पे डिमांड इंप्रूव हो रही है और ग्रोथ लीडर के साथ मैच होता है। एबिटा मार्जिन्स में एक्सपेंशन हमने देखा, Q1 में जो 12.6% था, Q2 में वो 16.2% आया, विच इज अ की हाईलाइट। जो हमें पॉजिटिव लग रहा है, जो उनके सिग्निटी का जो एक्विजिशन किया वहां पर एक बिगर सरप्राइज मिला जहां पर अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है। तो ये जो मिड कैप आईटी सेक्टर में जो टियर 2 आईटी कंपनीज कहते हैं, इसे भी हमें लगता है कि जो ओवरऑल आईटी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा आगे चलकर, जो चेंज ऑफ पॉलिसीज होंगे यूएस में, उसका भी जो स्पेंडिंग बढ़ेगा, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और ऑन इट्स ओन अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेंगे, 17% अर्निंग्स ग्रोथ हमें लगता है कि आगे चलकर मिलेगा, जिसके वजह से कंपनी में निवेश करने की सलाह रहेगी। बाय कीजिए कोफोर्ज, टारगेट प्राइस 10,000। अरे, तो सिद्धार्थ साहब का जो वीकली टॉपिक है दूसरे नंबर का वो है कोफोर्ज, और यहाँ पर आपको टारगेट्स वो दे रहे हैं 10,000 रुपए के। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों वो इसमें उम्मीदें देख रहे हैं। राइट, अब नरेंद्र साहब से पूछते हैं उनका दूसरा वीकली टॉपिक। नरेंद्र सर, आपका क्या बेट होगा? और जी, हमारी जो सेकंड पिक मिड कैप स्पेस से है, कंपनी मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में है। कंपनी का नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील। और अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी स्लैब्स, फॉइल्स, प्लेट्स एंड प्रेसिजन स्ट्रिप्स बनाती है। प्लस रिसेंटली ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर। और कंपनी की अगर मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी की एक और स्ट्रेटेजी है जहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में उन्होंने फोकस किया है। और खास बात यह है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो निकल की रिक्वायरमेंट है उसको अपने आप को हेज करने के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइप किया है, जहाँ पे इनकी जो
ऑलमोस्ट 40% रिक्वायरमेंट है वो हेज हो जाएगी, जिससे कि मार्जिन्स में काफी अच्छा ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगा और जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो काफी अच्छे होंगे। और कम जो जहाँ तक मैनेजमेंट के गाइडेंस की बात है तो 18,000 पर टन का जो गाइडेंस मैनेजमेंट में दिया है वो भी काफी बेहतरीन है। और ग्रेजुअली जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा बिकॉज ऑफ न्यू कैपेसिटी एडिशन, वहाँ पे भी हमको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंपनी का बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप बाय करके चल सकते हैं 870 रुपीज के टारगेट। तो यहाँ पर नरेंद्र सोलंकी साहब का दूसरा जो वीकली टॉपिक है वो है जिंदल स्टेनलेस, और यहाँ पे 870 रुपए के टारगेट्स वो दे रहे हैं। राइट, हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले मैं सम अप कर देता हूँ कि देखिए अभी तक के जो 2 वीकली टॉपिक्स आ गए हमारे दोनों मेहमानों की तरफ से वो क्या क्या हैं। तो पहले मैं सिद्धार्थ जी की बता रहा हूँ। सिद्धार्थ जी ने का जो पहला पिक था वो था ICICI बैंक, और यहाँ पर वो आपको 1500 रुपए के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें आगे उनको काफ़ी स्कोप लगता है। 1500 रुपए के टारगेट्स के साथ यहाँ बाय का रिकमेंडेशन है। दूसरा जो उनका वीकली टॉपिक था वो था कोफोर्स, जहाँ पर वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और यहाँ पर आपके लिए टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं 10,000 रुपए के। तो ICICI बैंक और कोफोर्स ये सिद्धार्थ जी के 2 वीकली टॉपिक्स हैं। इसके अलावा नरेंद्र जी ने जो 2 वीकली टॉपिक्स दिए हैं उसमें नंबर 1 पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, देश का वन ऑफ द बिगेस्ट अमंग द टॉप व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, और हर तरह की गाड़ियां ये बनाते हैं। एक अच्छा शानदार मार्केट इनके पास, सेल्स नंबर भी इनके अच्छे हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर 3,250 रुपए के टारगेट के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाय करने की वो सलाह दे रहे हैं। और जो नंबर 2 पे उनकी वीकली टॉपिक्स है वो है जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है, जहाँ आपके लिए टारगेट्स होंगे 870 रुपए के। तो ये 2 बड़े टॉपिक्स हमारे दोनों मेहमानों की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ट्रम्प कार्ड अभी बाकी है। वो तीसरा टॉपिक क्या होगा, दोनों ही मेहमानों का आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, क्या उसके रीजंस, ये सारी बातें और थोड़ा बाजार की और चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स। हमारे साथ सिद्धार्थ केमकर और नरेंद्र सोलंकी बने हुए हैं। मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग हमने उनसे लेने की कोशिश की कि अब एक वोलेटाइल हफ्ते के बाद आगे बाजार का रुख कैसा रहेगा, आगे कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं और बाजार उन चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है। और ये थोड़ा वक्त ऐसा है, डेफिनेटली हम कहेंगे, जब बाजार में वोलेटिलिटी इस लेवल पर है जहां आपको एक एक चीज़, एक एक कदम थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्केट्स, और बात सेक्टर्स की हो या स्टॉक स्पेसिफिक, हम सदी हुई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेक से पहले सिद्धार्थ जी और नरेंद्र जी दोनों ने अपने 2 वीकली टॉपिक्स बताए हैं, उसको मैं फिर से आपको शो खत्म होने के वक्त बताऊंगा अगर किसी से मिस हो गए हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल चलेंगे उनके अगले टॉपिक्स की तरफ। तो नरेंद्र जी, आपका अगला टॉपिक फॉर द वीक क्या रहेगा? जी, हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्मॉल कैप सेगमेंट से है। कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, और कंपनी ने काफी बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड दिखाया है हमें, और आगे जो इसका कंपनी का बिजनेस है वो भी काफी अच्छा हमें ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी के बिजनेस को अगर देखें तो 4,850 के करोड़ के करीब कंपनी की ऑर्डर बुक है, और जो BSNL का जो 4G 5G अपग्रेडेशन जो प्लान केपेक्स चल रहा है उसमें कंपनी काफी अहम हिस्सा रखती है। ऑलमोस्ट 30,000 साइट्स कंपनी शिप कर चुकी है, और 58,000 के करीब कंपनी को ये कंप्लीट करना है। इसी के साथ ही रेलवेज के जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है वहां पे भी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, और भारत स्टेज 3 एंड स्टेज 4 की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के बिजनेस के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के ग्रोथ में जो इंडस्ट्री जो कंपनी की ग्रोथ है वो काफी बेहतरीन हमें दिखाई दे रही है, और इसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो है 1,650 रुपीज का। जी, तो तेजस नेटवर्क रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, और आगे काफ़ी सारी उम्मीदें इसमें देख रहे हैं नरेंद्र जी, और आपको टारगेट्स दे रहे हैं 1,650 रुपए के। इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। राइट सिद्धार्थ जी, आपका टॉपिक ऑफ द वीक नंबर 3 क्या रहने वाला है? विपिन जी, जो तीसरा पिक है वो डोमेस्टिक मार्केट रिलेटेड है। वो कैपिटल मार्केट थीम से स्टॉक है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। कैम्स जो है वो 68% मार्केट शेयर के साथ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। तो हमें लगता है कि कैम्स जो है उसमें जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है उसका काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा।
इसका 87% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड बिजनेस से आता है और 13% नॉन एमएफ बिजनेस है, जैसे कि एआईएफ, पीएमएस, इंश्योरेंस, एनपीएस यहाँ से आता है। Q2 में कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे दिए। रेवेन्यू 33% अप हुआ, एबिटा 39% हुआ। एमएफ सेगमेंट से तो ग्रोथ आ ही रहा है, हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ कैसे एसआईपीस बढ़ रहे हैं, बट नॉन एमएफ सेगमेंट्स में भी काफी ग्रोथ हुई। नॉन एमएफ सेगमेंट 13% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी का गाइडेंस है कि उसे अगले 2-3 सालों में बढ़ाकर 20% तक लेके जाए। तो जो स्ट्रक्चरल टेलविंड्स है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर, वहां तो हमें लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगा ही, जो कि उसके बिजनेस को और रेवेन्यू को बढ़ाएगा। प्लस जो नॉन एमएफ सेगमेंट है वहां पर भी काफी ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं और जिसको लेकर कैम्स को बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल हमें यही लगता है कि फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, हेल्दी है, कैश जनरेशन बिजनेस है और अगले 3 से 4 साल में देखेंगे काफी ग्रोथ कैम्स को मिलेगा। तो जो ओवरऑल हमारा अनुमान है 20% रेवेन्यू और 26% पैट ग्रोथ अगले 2-3 सालों में कंपनी कंसिस्टेंटली करती रहेगी। तो इसी को लेकर बाय रिकमेंडेशन है, टारगेट प्राइस 5500। ठीक है, तो वीकली टॉपिक्स नंबर 3 कैम्स सिद्धार्थ खेमका जी बता रहे हैं, जहां पर 5,500 रुपए के टारगेट्स आपके लिए दे रहे हैं। कंपनी से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं और चार्ट्स पे काफ़ी अच्छी नज़र आती है कंपनी। चार्ट्स मीन से उनके फंडामेंटल्स पर किस तरह के आगे चल के उनको चीज़ें मिलनी है, उनको चीज़ें करनी हैं, उस लिहाज से 5,500 रुपए के टारगेट्स के साथ कैम्स का रिकमेंडेशन। राइट, अब अपने आखिरी लैग में आ गए हैं तो शायद समय इतना ही परमिट करेगा, तो मैं क्विकली रैप अप कर देता हूँ। क्या टॉप पिक्स हैं इस हफ्ते के लिहाज से और आने वाले कुछ वक्त में आप किन स्टॉक्स पर बेट कर सकते हैं? तो पहले मैं सिद्धार्थ जी के तीनों पिक्स ले लेता हूं। आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर वो आपको 1,500 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं और निवेश करने की सलाह। नंबर 2 पर है कोफोर्ज, जहां पर टारगेट होगा 10,000 रुपए का। एक बड़ा प्राइस वाला, ये बड़े प्राइस टैग वाला शेयर है, लेकिन 10,000 रुपए के टारगेट्स के साथ कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह। अभी अभी जो उन्होंने कहा कैम्स और उसके फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर किए, क्यों वो काफी बुलिश है इस कंपनी पे। 5,500 रुपए के टारगेट्स आपको कैम्स पर दे रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक्स सिद्धार्थ खेमका जी के। अब नरेंद्र जी के 3 टॉपिक्स, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसमें उनकी पहली चॉइस थी, देश का एक बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर और आगे बहुत अच्छे प्लान्स, और इसीलिए उसमें ग्रोथ की उम्मीद इनको दिखाई देती है। 3,250 रुपए के टारगेट्स के साथ ये एक बाय रिकमेंडेशन है। जिंदल स्टेनलेस के लिए भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं नरेंद्र जी, और टारगेट्स आपके लिए सेट किए हैं 870 रुपए के। इसके अलावा उनका जो तीसरा टॉपिक था वो था तेजस नेटवर्क, एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, जहां पर आगे उनकी ऑर्डर बुक्स उन्हें अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इंडियन रेलवेज में इस वक्त हो रही है, इसलिए इस कंपनी पर बुलिश हैं। 1,650 रुपए के टारगेट्स के साथ यहां पर भी खरीदारी की सलाह। तो ये 6 ऐसे टॉपिक्स जो आपको आगे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। डेफिनेटली एक डिस्क्लेमर्स के साथ कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर इनके बारे में बातचीत करें, फिर निवेश करें। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से टॉपिक्स, तो जाते जाते हम अपने दोनों एक्सपर्ट से उनके भी डिस्क्लेमर्स जरूर ले लेते हैं। सिद्धार्थ साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? बिल्कुल, ये स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते रहेंगे, तो ये हमारे पार्ट ऑफ आवर रेकमेंडेड लिस्ट है। राइट, नरेंद्र सर? जी, ये जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए जा चुके हैं, और इसमें हालांकि मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स की हमारे हो सकती है। राइट, तो सिद्धार्थ सर, नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक बेहतरीन मार्केट इनसाइड आपने दिया, और एक ऐसे वक्त में जब बाजार की चाल समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आने वाले 1-2 महीने, इनफैक्ट अगला वीक कैसा रहेगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बातचीत हमने यहाँ पे की, और वो 6 टॉपिक्स जो आज दोनों ही मेहमानों दिए हैं वो आपके लिए समृद्धि और खुशहाली के द्वार खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।